रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में मौत के जैसी खामोशी थी। सिवाय कुत्तों के भौंकने के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गांव में कुछ दिन से ये खबर गर्दिश में थी कि कोई भटकी हुई रूह हर रात कब्रिस्तान से निकल आती है और जो कोई रात को बाहर निकले सुबह उसकी लाश मिलती है। मुझे इस इलाके में एसएचओ के तौर पर जिम्मेदारी संभाले सिर्फ 2 रोज़ हुए थे। मुतलका चौकी मेरे ही इलाके में थी और मामूल के मुताबिक मैं रात में अपने कुछ सिपाहियों के हमरा गश्त पर निकला था। उस गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी वीरानी ने इस्तकबाल किया। गांव के लोग अगरचा जल्दी सो जाते थे, लेकिन जो बात मुख्तलिफ थी वो ये थी कि किसी भी घर से ज़रा सी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। उस गांव की पुलिस चौकी का ये मेरा पहला रोज़ था। सब इंस्पेक्टर और सिपाही गश्त पर थे और इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में था। मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अमूमन चौकी का दौरा दिन में ही किया जाता है, रात में नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे इंतहाई पेशावराना अंदाज में सलूट और सलाम किया। उसका नाम उसकी वर्दी के ऊपर अब्दुल्ला लिखा था। अच्छा तो अब्दुल्ला, आपके इलाके में क्या हालात हैं? मैंने सवाल किया। सर, बाकी सब तो कंट्रोल में है, लेकिन इस रूह का मामला मेरे लिए मुअम्मा बन चुका है। हमारे सिपाही कब्रिस्तान के बाहर पहरा देते रहते हैं, लेकिन कब किस तरह किसी का कत्ल हो जाता है समझ से बाहर है। अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ताज़ा कत्ल आज सुबह हुआ। और हाल ये है कि गांव के लोग रात तो क्या दिन में भी बाहर निकलने से डरते हैं। क्या आपने लाशों का पोस्टमार्टम करवाया? 4 लोगों के लवाहिकीन तो पोस्टमार्टम के लिए राज़ी ही नहीं हुए, लेकिन जिस एक शख्स का पोस्टमार्टम करवाया गया उसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था और गर्दन के पास सिर्फ एक सुई की नोक जितना ज़ख्म था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर दिए जाने का इम्कान है। और वो 4 लोग जिनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सका, क्या इनकी मौत भी बज़ाहिर ऐसे ही हुई? जी हाँ, सबकी गर्दन पर ज़ख्म एक ही जगह पर है और जिस्म नीले पड़ गए थे। ठीक है, इस केस को ज़ाती तौर पर मैं ख़ुद मॉनिटर करूँगा। आप क्या मुझे इन मरने वाले लोगों में से किसी एक के घर लेके जा सकते हैं? मैंने सवाल किया। मुझे अफसोस है सर, शायद इस वक्त तो कोई भी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी सिपाही को भेज देता हूँ। ठीक है, सुबह इन लोगों को यहाँ बुला लेना। अभी मेरे साथ चलो, मैं कब्रिस्तान देखना चाहता हूँ। और यहाँ किसी से कहो कि तमाम जराइम पेशा अफराद का डेटा निकाल कर रखें। मैं वापस आकर देखूँगा। यहाँ एक बात मैं मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन की तसल्ली के लिए बताता चलूँ कि एक इलाका में जितने भी लोग जुर्म की दुनिया से वाबस्ता होते हैं या रह चुके होते हैं, उनके मुतल्लिक़ सारी तफसील हमारे पास मौजूद होती है। और जब भी इस तरह का कोई वाक़या हो तो सबसे पहले शक ऐसे ही लोगों पे किया जाता है जिनका माजी किसी न किसी गुनाह से आलूदा रह चुका है। और जहाँ तक बात है बदरू की, तो गांव के सादा लोगों को कायल करने के लिए और इन पे अपनी धाक बिठाने के लिए आम तौर पर मुजरमों की तरफ से इसी तरह की कहानी बनाई जाती है। कब्रिस्तान के सामने दरख्तों का एक झुंड था, बिल्कुल इसी तरह के दरख्त जो किसी खौफनाक फिल्म या ड्रामे में दिखाए जाते हैं। और इन दरख्तों के दरमियान ही वो जगह थी जहां आज सुबह ही एक लाश मिली थी। और यही रास्ता आगे चलकर पक्की सड़क पर मिलता था जो शहर की तरफ जाती थी। तो हर गुजरने वाले को कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरना पड़ता था। आज की तारीख का मकतूल शहर में लकड़ी के कारीगर के पास काम करता था और वो 2 महीने बाद वापस आया था, जो कि यकीनन बस ताख़ीर से मिलने से देर से पहुंचा और बदरू का शिकार हो गया। अब्दुल्ला ने मुझे ये सब
قبرستان پہنچنے تک بتایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو کرائم سین کو پیلی پٹیاں لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ گزرے ہوئے ہفتے میں 3-4 دن بارش ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے موسم خشک تھا، پر زمین ابھی بھی گیلی تھی، جو کہ ہمارے لیے اچھی تھی کیونکہ گیلی زمین پر کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جاتا ہے۔ قبرستان میری توقع کے برعکس بہت ہی صاف ستھرا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہو، اور کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ قبرستان کے اندر کافی پرانی قبریں موجود تھیں، جو شاید تقسیم ہند سے بھی پہلے کی تھیں، اور بہت وقت گزر جانے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار تھیں۔ وہاں کی مٹی کالے رنگ کی تھی۔ کوئی بھی شخص اس طرح کے پراسرار ماحول میں وہاں روح کے وجود کا قائل ہو ہی جاتا۔ باہر ٹارچ کی روشنی میں درختوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے بہت سے چمگادڑ نظر آئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ہر بار قتل ایک ہی جگہ پر کیوں ہوا۔ اگر کوئی قاتل 5 قتل کرتا ہے تو کم از کم ہر بار ایک ہی جگہ کا انتخاب تو نہیں کرے گا۔ خیر، اب صبح کا انتظار کرنا تھا تاکہ گاؤں کے لوگوں سے بھی تفتیش کی جا سکے۔ چوکی واپس پہنچے تو ایک سپاہی کے سلوٹ پر مجھے کچھ شک ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے اشارے سے دفتر میں بلایا۔ اس کا نام اکرام تھا۔ اپنے سپاہیوں سے براہ راست تفتیش نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے کہا، اکرام، مجھے لگتا ہے میری کلائی کی گھڑی قبرستان کے آس پاس کہیں گر گئی ہے، جلدی سے جا کر لے آؤ۔ وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا، سر، وہاں تو روح ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کہیں روح میری گھڑی اٹھا کر نہ لے جائے۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روح گھڑی کیا کرے گی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ وہاں کوئی روح ہے؟ وہ میری بیوی، نہیں، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں۔ تمہاری بیوی؟ جی، وہ اس نے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے۔ اور گاؤں کے لوگوں کو کس نے بتایا؟ وہ جی پتہ نہیں، پورے گاؤں میں یہی بات پھیل چکی ہے۔ پیر صاحب نے تو گاؤں کے آس پاس حصار بھی کھینچا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب روح کا سراغ کہاں سے ملے گا۔ اگلی صبح بجائے گاؤں کے لوگوں کو بلانے کے، انسپکٹر عبداللہ کو ساتھ لے کر میں خود مقتولین کے گھر گیا۔ ایک گاؤں میں ایک کے بعد ایک 5 قتل ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر پولیس کے سائرن بجاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر گھر کی کہانی ایک ہی تھی۔ مقتول کسی مجبوری سے گھر سے نکلا اور پھر اس کی لاش واپس آئی۔ سب کی گردن پر ایک جیسا زخم اور جسم نیلا ہو جانے کی اطلاع تھی۔ تازہ قتل ہونے والے شخص کے گھر پہنچے تو دروازے کے اوپر ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا آلو لٹکا ہوا تھا، جس کے اندر بہت سے کانٹے چبھوئے گئے تھے۔ یقیناً یہ بدبو بھگانے کا کوئی ہتھیار تھا۔ مقتول کے والد دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بدبو کے مسئلے کو کوئی پیر فقیر حل کر سکتا تھا، نہ کہ کوئی پولیس آفیسر۔ ظاہر ہے ہم زبردستی دروازہ نہیں کھلوا سکتے تھے، اس لیے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ چوکی پہنچ کر عبداللہ سے کہا کہ پیر صاحب کو تھانے بلایا جائے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، سر، آپ پیر صاحب کو یہاں بلائیں گے؟ کیوں؟ پیر صاحب کی توہین ہوتی ہے کیا؟ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کے عقیدت مند ہیں۔ اگر آپ انہیں یہاں بلائیں گے تو شاید مسئلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر ہم خود پیر صاحب کی دربار پر حاضر ہو جائیں گے۔ کیونکہ ساری رات بھی گھومتے گزری تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے پی اور پھر پیر صاحب کے آستانہ کی طرف چل پڑے۔ پیر صاحب کا ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا، عین وہاں جہاں سے جنگل کی حدود کا آغاز ہوتا تھا۔
वो कोई आम डेरा नहीं था, अच्छा खासा पक्का घर था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में शायद जानवरों के बांधने की जगह थी। सामने सहन में एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए थे। अब्दुल्ला ने बताया कि आमतौर पर यहाँ अकीदतमंदों की भीड़ होती है, लेकिन आज मंगल है और मंगल को पीर साहब किसी से नहीं मिलते। हर आस्ताने की तरह यहाँ भी कुछ चेले चपाटे मौजूद थे जो पहले तो हमारा रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब्दुल्ला के हाथ में पिस्तौल देखकर पीछे हट गए। लेकिन फिर भी जूते उतारकर पीर साहब की बारगाह में हाजिरी के लिए पेश हों। मुवक्किल नाराज़ होते हैं का बयान दे दिया। हम अंदर दाखिल हुए तो पीर साहब नज़र आए। अधेड़ उम्र, लंबी सी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, स्याह लिबास पहने ज़मीन पर बैठे शायद कोई वजीफ़ा पढ़ रहे थे। हमारी तरफ मुतवज्जा होते ही उठ खड़े हुए और लाल आंखों से मुझे घूर कर बोले, हमारे आस्थाने पर आज तक पुलिस नहीं आई, तुम कौन हो गुस्ताख? मैंने फ़ौरन दोनों हाथ उठाए और कहा, पीर साहब, मैं कोई गुस्ताखी करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। अब्दुल्ला हैरान परेशान मेरी तरफ देख रहा था। पीर साहब बोले, बोल क्या चाहता है? आपसे तो कुछ ढका छुपा है नहीं। मैं आपके इलाके में कुछ ही दिन पहले तैनात किया गया हूँ। आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, आज आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने हाजिर हुआ हूँ। पीर साहब को तारीफ़ यकीनन अच्छी लगी थी। चारपाई पर बैठते हुए हमें भी बैठने का इशारा किया। बैठकर मैंने बात जारी रखी। पीर साहब, आप तो जानते हैं कि गांव में बदरू की बातें गर्दिश में हैं। मैं बस ये चाहता था कि आप चौकी तशरीफ़ लाएं, कोई वजीफ़ा करें और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। सबके साथ साथ पुलिस के जवानों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में हैं। ठीक है, अभी तो हमारे मुवक्किल की हाज़िरी का वक्त हुआ चाहता है, बाद में आ जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो अभी तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मुझे आईजी साहब के दफ्तर जाना है। फिर पता नहीं कितने दिन तक इस गांव में आ सकूं। अपने मुवक्किल से कहें वहीं आ जाए। थोड़ी ही देर के बाद पीर साहब थाने में मेरे सामने बैठे थे और अब्दुल्ला मेरी हदायत के मुताबिक सिपाहियों के हमरा आस्ताने की तलाशी लेने जा चुका था। मैंने अपनी सर्विस के दौरान ये सीखा है कि कभी भी अकीदे से जंग नहीं लड़ी जा सकती। गांव के लोग पीर साहब से इस हद तक अकीदत रखते थे कि बराह रास्त तफ्तीश या तलाशी से अवामी गुस्सा सामने आने का ख़तरा था। पीर साहब चौकी को बदरू से महफूज बनाने के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे थे। वजीफ़ा पूरा होने से पहले अब्दुल्ला तलाशी लेकर आ चुका था। हाथ के इशारे से इसने बताया कि कुछ सबूत मिले हैं। एक बात जो हमने अभी तक सबसे पोशीदा रखी थी, वो मैं अब अपने क़ारीन की नज़र कर दूं कि जब पिछली रात मैं कब्रिस्तान देखने गया तो गीली ज़मीन पर लोगों के पाँव के निशान देखते हुए मैंने खोजी बुलाने का फ़ैसला किया। खोजी अपना काम इतने अच्छे तरीके से करना जानते हैं कि ज़मीन को देखकर कातिल का पता बता देते हैं। इस रात खोजी ने कत्ल की जगह और पूरा गांव देख लिया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वजीफ़ा पूरा हो चुका था। मैंने कुछ सिपाहियों को भेजा कि पीर साहब को इज़्ज़त व एहतराम से आस्ताने पर छोड़ आएं। अब्दुल्ला और खोजी मेरे सामने बैठे थे। खोजी ने बताया कि कत्ल की जगह पर बहुत से लोगों के पाँव के निशान थे, क्योंकि कत्ल की खबर फैलते ही बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा निशानात में से कातिल के पाँव का निशान कौन सा है ये बताना मुश्किल होगा। लेकिन एक सुराग जो बहरहाल मिला है वो ये है कि कब्रिस्तान में पत्तों वाली टहनी घुमाई गई है। वहाँ से आगे दो लोगों का खुरा मिलता है, जिनमें से एक गांव के बाहर तक गया है, लेकिन बाहर पगडंडियों पर घास के ऊपर खुरा नहीं मिल सका, और दूसरा गांव से घूमकर दोबारा कब्रिस्तान तक गया है और वहाँ से चौकी पे आया है।
लेकिन अजीब बात यह है कि फिर चौकी से बाहर नहीं गया। ये बात हैरान कुन थी कि चौकी से वापस कौन नहीं गया, लेकिन मैं समझ चुका था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने बताया कि पीर साहब के आस्थाने के जानवरों के बाड़े में भूसे वाले कमरे से पूरे गांव का एक नक्शा मिला है, जिस पर कब्रिस्तान के अंदर एक जगह पर क्रॉस का निशान लगाया है, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ एक जूतों के जोड़े के नीचे काली मिट्टी लगी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी कब्रिस्तान के अंदर है, जबकि उसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिला। जूतों पर मिट्टी लगी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गांव का नक्शा मिलना काफ़ी बड़ी बात थी। मैं अपने कुछ सिपाहियों को सिविल कपड़ों में पीर साहब के आस्थाना के आसपास रहने और इन पर नज़र रखने की हदायत पहले ही कर चुका था। अब बारी थी थाने में मौजूद लोगों की तफ्तीश की, क्योंकि सबसे पहले इस दुश्मन की तलाश करनी चाहिए जो आपके दोस्त के रूप में दुश्मनी करे। मैंने हुक्म दिया कि सब सिपाहियों को अलग अलग कमरों में बिठा दो। चौकी में पिछले कुछ दिन से सिर्फ 4 सिपाही मौजूद थे। जाहिर है इन्हीं में से कोई कातिल का दस्ते राज था, या शायद खुद ही कातिल था। इन्हीं 4 सिपाहियों ने कब्रिस्तान के बाहर पहरा दिया था, लेकिन मेरे आने के बाद ज़िला के सदर थाने के सिपाही पहरा भी दे रहे थे और पीर साहब के आस्थाने पर नज़र भी रखे हुए थे।